सो चलिए, लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था बेसिकली टीई मोड और टीएम मोड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना? अब टीई मोड और टीएम मोड के बाद में जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, और वो ये है, मैंने आपको बताया था डोमिनेंट मोड के बारे में। डोमिनेंट मोड क्या होता है बेसिकली? ठीक है। अब उस डोमिनेंट मोड में ना ये होगा कि टीएम मोड का तो आप लोगों ने डिसाइड कर ही लिया, डोमिनेंट मोड क्या होता है, ठीक है। बट टीई मोड का डोमिनेंट फिलहाल डिसाइड नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन हो गई थी टीई मोड में। बेसिकली पहली कंडीशन तो ये थी कि 0 1, मतलब एम एन का वैल्यू 0 1 हो गया था, और दूसरी कंडीशन थी 1 0। तो किस कंडीशन को लिया जाए वो समझ में नहीं आता था, ठीक है। तो उस चीज को समझने के लिए मैंने आप लोगों से कहा था एक बात, डोमिनेंट मोड लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मोड होता है। ये बात मैंने आपसे कही थी, डोमिनेंट मोड लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मोड होता है। अब लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मोड निकालने के लिए पहले आपको कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब आप कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला याद कर लोगे, देन उसके बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे कि हाँ, किस मोड के लिए फ्रिक्वेंसी लोएस्ट होती है। तो जिस भी मोड के लिए फ्रिक्वेंसी की वैल्यू लोएस्ट आएगी, वही हमारा मोड डोमिनेंट मोड कहलाएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बारे में समझाऊंगा। आपको ये बात तो बताइए, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मतलब क्या होता है? दैट इज, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी होती है किसी भी माइक्रोवेव की जिससे कम पर माइक्रोवेव प्रोपागेट नहीं हो पाती। आपको हमेशा कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ज्यादा की फ्रिक्वेंसी ही लेनी पड़ेगी जब माइक्रोवेव प्रोपागेट करवानी है तो, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, और नेट में भी आते हैं न्यूमेरिकल्स, नेट में भी क्वेश्चन आता है इसका। तो बेसिकली ये नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, ठीक है। चलो, अब मैं आपको शो कर देता हूं कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं फटाफट से। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो हेडिंग दीजिए आप लोग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीई मोड। अब हम टीई मोड को थोड़ा और अच्छा डिस्कस करेंगे। इसको तो कर दो ऊपर, और आज का जो हेडिंग है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीई मोड। कैरेक्टरिस्टिक स्पेलिंग मिस्टेक है भाई, कैरेक्टरिस्टिक में, ये लो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीई मोड। अब इसकी कुछ चीजें हम लोग पढ़ दें टीई मोड की, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूं मैं, इम्पोर्टेंट ऑल्सो फॉर नेट, इम्पोर्टेंट ऑल्सो फॉर सी एस आई आर नेट, क्योंकि नेट में यही सवाल आता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक तो है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, जो आपके नेट में आता है। तो पहली चीज तो इसमें क्या लिखना है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ये पढ़ेंगे हम लोग क्या होती है, क्योंकि इसी चीज से डिसाइड होगा आपका डोमिनेंट मोड, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है। देखो, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का फंडा ये है, मैंने आपसे कहा था कि गामा जो होता है, गामा आप लोग सब जानते हो, गामा प्रोपगेशन कांस्टेंट है। हम लोगों ने डेरिवेशन के बीच में कहीं पे गामा इंट्रोड्यूस किया था, तो वो प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है। याद रखना, प्रोपगेशन कांस्टेंट दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। जब भी कोई वेव प्रोपगेट करती है तो वो दो तरीके से चलती है, या तो कंप्लीट चलती है, दैट इज कंप्लीट प्रोपगेशन, या फिर वो रुकती है। रुकती मतलब अटेन्यूएट होती, मतलब रुकती है, मतलब उसमें रुकावट भी तो उत्पन्न होती है कि जब भी कोई चीज प्रोपगेट करेगी मान लो, तो क्या वो हमेशा चलती रहेगी? कुछ ना कुछ रुकावट भी उसमें उत्पन्न रहती है, कुछ ना कुछ रुकावट भी उसमें उत्पन्न रहती है, तो उसे अटेन्यूएशन बोलते हैं। सो बेसिकली जो प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सो लेट प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ये हम सब जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है ये। जहां पे अल्फा जो होता है उसे बोलते हैं अटेन्यूएशन कांस्टेंट,
अटेन्युएशन का मतलब होता है रुकावट, अटेन्युएशन कांस्टेंट। तो जब भी कोई वेव के अंदर रुकावट आएगी उस समय अल्फा जनरेट रहता है, और बीटा जो होता है इसे बोलते हैं फेज शिफ्ट। ऑब्वियसली बात है, फेज शिफ्ट तब आती है जब वेव प्रोपगेट करती है। तो अल्टीमेटली बीटा प्रोपगेशन को बताएगा भाई कितना प्रोपगेशन हो रहा है, अल्फा बताएगा कितना अटेन्युएशन हो रहा है, मतलब कितनी रुकावट उत्पन्न हो रही है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर होता है गामा, दैट इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट। नाउ अब आपको एक बीच में फॉर्मूला लिखवाया था एच स्क्वायर का। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, ये आप लोगों ने लिखा था। तो यहां से गामा निकाल लो फटाफट से, गामा कितना हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। ठीक है, और इसी को मैंने क्या बोला हुआ है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, मैंने इसी चीज को बोला हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाऊं तभी तो कंपेयर कर पाऊंगा, ना कंपेयर कैसे करूंगा अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के लिए। तो एक काम करता हूं मैं, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू आयोटा, आयोटा मतलब माइनस बाहर ले लो अंडर रूट में से, अंडर रूट -1 ले लोगे तो आयोटा हो जाएगा, तो ये बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस एच स्क्वायर, क्योंकि मैंने माइनस बाहर ले लिया अंडर रूट में से, तो अंडर रूट में से माइनस बाहर लेते ही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कंपेयर करो, आयोटा से आयोटा वाला कंपेयर करो। सो कंपेयर द इमेजनरी पार्ट, जस्ट कंपेयर द इमेजनरी पार्ट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो बिना आयोटा वाला पार्ट है वो रियल पार्ट कहलाता है, और जो आयोटा का मल्टीपल है वो इमेजनरी पार्ट कहलाता है। सो कंपेयर द इमेजनरी पार्ट, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस एच स्क्वायर, दिस इज द बीटा। नाउ एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जब कोई फेज शिफ्ट नहीं आता। याद रखना, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ऊपर ही आप लोग दोगे तभी वो फेज शिफ्ट आएगा, तभी प्रोपगेशन होगा, बट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर कोई फेज शिफ्ट नहीं आता। सो एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो जब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात आएगी ना, मतलब ये न्यू बराबर न्यू सी बोल दो या फिर ओमेगा बराबर ओमेगा सी बोल दो, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई सी होता है। ओमेगा बराबर 2 पाई सी होगा, सो बीटा बराबर कितना हो जाएगा वहां पे, फेज शिफ्ट 0 हो जाएगा, बिकॉज कोई प्रोपगेशन नहीं होता। लगभग इससे ज्यादा दोगे तभी होगा प्रोपगेशन। तो जब ये चीज लिखेंगे हम लोग, तो 0 इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा सी स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब आप लोगों को कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने ऊपर, हम लोगों ने क्या है उसको वेरिएबल सेपरेशन मेथड से जब काम किया था ना, तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड में मैंने आपको लिखवाया था कि एच स्क्वायर इक्वल टू, कहीं ना कहीं ऐसी चीज लिखवाई भी थी मैंने ऊपर आपको, है ना। तो ये हमने ऊपर लिखा था वेरिएबल सेपरेशन मेथड में। तो अगर मैं इस चीज को यहाँ यूज करता हूँ मान लीजिए, तो ये स्क्वायर हटा दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा मेरे पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा सी स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, और ये एच स्क्वायर बराबर भी किसके है, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के बराबर है। अब ये बात भी आपको पता है बेसिकली कि मैंने आपको कहीं ना कहीं लिखवाया था कि एक्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी बाउंड्री कंडीशन लगा लगा के। सो एम पाई अपॉन ए था, और हमने के वाई की वैल्यू भी निकाली थी कहीं ना कहीं एन पाई अपॉन बी, है ना। तो एन पाई अपॉन बी भी निकाली थी हम लोगों ने। तो बस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट एम पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस एन पाई अपॉन बी का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ना। और यू कैन ऑल्सो से दैट, अगर आपको उसको न्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसी फॉर्म में कन्वर्ट भी कर लो। सो 2 पाई
न्यू सी इज इक्वल टू 1/√, म्यू एप्सिलॉन, और ये पाई पाई स्क्वायर है तो पाई स्क्वायर जब बाहर आ जाएगा तो पाई बच जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, m/a का होल स्क्वायर प्लस n/b का होल स्क्वायर, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको कभी कभी न्यूसी बोलते हैं और किसी किसी बुक में इसको एफसी भी लिखा हुआ है, दोनों एक ही बातें हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर म्यू एप्सिलॉन, कौन आ गया, टिंग टिंग बज गया, दिविशा आई है भाई, ये लो भाई दिविशा का स्वागत करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना हो गया हमारे पास, अंडरवुड, दिविशा क्या नाश्ता करने में बिजी हो गई थी, ये इतनी लेट कैसे हो गई, 10 मिनट लेट हो गई, m/a का होल स्क्वायर प्लस n/b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हो चुका है। हम लोग जब नेट की तैयारी करते थे ना, तो उस टाइम पे ना हम लोग इन फॉर्मूलों को, इस मुझे तो पता था ये फॉर्मूला हमेशा आता है, तो कैसे याद, अब इतना कौन करे डेरिवेशन, तो हम लोग कैसे याद करते थे। सुनो हमारे याद करने का तरीका क्या था इस फॉर्मूले को, हम लोग क्या करते थे, हम ये बोलते थे कि भैया k इज इक्वल टू क्या होता है, ऐसे याद कर लेते हैं हम लोग, ये शॉर्ट ट्रिक होती है इसको याद करने की, आई के प्लस जे के के वाई, ऐसे हम लोग बोल देते थे। फिर हम इसको क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते ना, तो हम ऐसे करते थे इसको, यूं करके यूं कर देते थे, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, दैट इज नॉर्मली के, ठीक है, ये आप सब जानते हो मैग्नीट्यूड से निकालते हैं। फिर इसके बाद में हम क्या बोलते हैं, अब हम लोग ये बात जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, फेज वेलोसिटी बराबर ओमेगा अपॉन के होता है। ये बात हम जानते हैं कि फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन के होता है। फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन के, ठीक है। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन वी इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट। अब ये बात हम जानते थे कि के एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम पाई अपॉन ए, ये भी आप जानते हो, और ये एन पाई अपॉन बी, ये तो सब जानते हैं क्योंकि 1D बॉक्स में भी आती है यही सेम चीज, तो 1D बॉक्स हम लोग जान लेते थे इस चीज को। फिर हम लोग क्या करते हैं कि ओमेगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मान के, और वी बराबर हमेशा फेज वेलोसिटी होता है, तो ये बात भी जानते हैं, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, ये होता है, ये सबको पता है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है और होना भी चाहिए पता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। तो ये लिख के हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं बस, जो भी, ये आ गया आपका आंसर। तो ये शॉर्ट तरीका है, फटाफट से डायमेंशन एनालिसिस से किया है मैंने ये सब, जस्ट डायमेंशन एनालिसिस, अदरवाइज ये एक्चुअल मेथड है, जो ये आपको समझाया ना मैंने, ये तो एक्चुअल मेथड है। आपके एग्जाम में अगर आता है तो आपको यही याद रखना है ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स में आपको ये डेरिवेशन ही करना होता है, न्यूमेरिकल्स में तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है बस, ये जो मैंने ब्रैकेट में बंद कर रखा है ना फ्रीक्वेंसी का, यही फॉर्मूला यूज करना है और इसी से आगे काम करना है। चलिए, अब फॉर्मूला आपको लर्न हो गया, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद में अब डोमिनेंट मोड की बात करते हैं। डोमिनेंट मोड मैंने आपको लिखवाया था, डोमिनेंट मोड इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मोड, दैट इज लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जहां पर आएगी ना, उसी को डोमिनेंट मोड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने टी एम मोड का तो पता है आपको, डोमिनेंट मोड TM11 होता है, ये हम लोगों ने पहले निकाल लिया, तो पहले उसके लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। सो डोमिनेंट मोड फॉर डोमिनेंट मोड फॉर लोएस्ट dominant mode is the lowest cutoff frequency mode, ऐसे लिखो, dominant mode is lowest cutoff frequency mode, cutoff frequency mode, that is in
TM mode TM11 is the dominant mode, is the dominant mode. For this mode, for this lowest cutoff frequency, इसके लिए हम बात करें लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी निकाल लो फटाफट से, क्या हो जाएगी। सो एफ सी फॉर द TM11 मोड is equal to 1/2 under root mu c and under root, अब m की वैल्यू तो आप लोगों ने 1 रख दी ना, तो 1/a² प्लस 1/b²। अब जब तक आपको a और b डायमेंशंस पता नहीं होगी तब तक आप लोग जो है इसको निकाल सकते ना, ठीक है ना। अब a और b निकलेगी तभी तो आप लोग आगे इसको निकाल पाओगे, ठीक है। अब एक और चीज समझो, अब मैं बात करता हूँ टीई मोड के लिए डोमिनेंट मोड क्या होगा, ठीक है। तो चलो डिसाइड करते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने ना, मेरी बात सुनो, वेव गाइड ऐसी बनाई थी, पता है आप लोगों ने वेव गाइड ऐसी बनाई थी। तो इसमें ए डायमेंशन ये वाली थी और ये डायमेंशन ये वाली थी। आप अब खुद डिसाइड करेंगे कि इनमें से ए बड़ा था बी बड़ा था, तो आपको देख के लग रहा ही है इसमें क्या डिसाइड करना, कि ए बड़ा है और बी छोटा है। ए बड़ा है, अरे यहाँ पर क्या है, ए बड़ा है और बी छोटा है। चलो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक बार एक काम करते हैं, इसी मोड के लिए अपन ना कट ऑफ वेवलेंथ भी निकाल लेते हैं, फिर बाद में टी मोड की एक साथ बात कर लेंगे। सो कट ऑफ वेवलेंथ तो निकाल लो, कट ऑफ वेवलेंथ, इसकी और बात कर लो फटाफट से एक बार, है ना। तो कट ऑफ वेवलेंथ जो है वो लेमडा सी होती है, तो लेमडा सी वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन एफ सी होता है। ये वाला फॉर्मूला न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा होता है ना, इसी फॉर्मूले से निकाला है मैंने, और कुछ नहीं है ना। और जब आप लोगों ने निकाला है तो ऑब्वियस सी बात है कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, अगर मान लो वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी आती है नॉर्मल लाइट वेलोसिटी, अगर बात अगर वैक्यूम की बात करें तो फिर c आ जाएगा, अदरवाइज v आएगा। तो v इज इक्वल टू कट जाएगा v से, v बराबर भी क्या होता है 1/√μ एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा 1/√μ एप्सिलॉन एंड एफ सी। वैल्यूज पुट कर दो तो कितना बचेगा, 2/√1/a² प्लस 1/b²। हाँ, अब मैं आपके लिए बात करता हूँ टीई मोड की, पहले हम टीई मोड की बात कर लेते हैं। सो फॉर टीई मोड, फॉर टीई मोड, अब टीई में मैंने दो निकाला था, एक तो निकाला था 10, तो जब 10 की बात करेंगे हम लोग, तो 10 के लिए एफ सी की बात करो आप लोग, टीई 10 एफ सी की बात करो, तो ये हो जाएगा 1/2 तो ये कितना हो जाएगा 1/a² प्लस 0। और जब हम लोग बात करते हैं TE01 की बात करते हैं, तो FC01 की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा अंडरवुड 0 प्लस 1/b²। अब एक चीज तो फिक्स है कि ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। अब मुझे बताओ जब ए बी से बड़ा है तो एफ सी फॉर TE10, इसमें 1/a² आ रहा है ना, 1/a आ रहा है, मतलब क्योंकि बाहर निकालोगे तो 1/a हो जाएगा ये तो जब ए बी से बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा ना बेटा, एफ सी किससे छोटा हो जाएगा, TE01 से, क्योंकि ए बड़ी चीज है और नॉर्मली एक्स डायमेंशन जो है वेव गाइड में वो बड़ा होता है और वाई डायमेंशन जो है वो छोटा होता है, जेड डायमेंशन तो डिसाइडेड नहीं है,
वो बाद में डिसाइड करेंगे, बट एक्स डायमेंशन बड़ा होता है, वाई डायमेंशन छोटा होता है, उस वजह से TM10 मोड लोएस्ट कट ऑफ होता है। ये लोएस्ट है, ये कम, ये ज्यादा है इससे, तो ये लोएस्ट है। दैट इज वी कैन से दैट, सो इन TE mode, TE10 is dominant mode, is dominant mode। खत्म काम। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो डोमिनेंट मोड क्या होगा, TE10। TM के अंदर क्या होगा, TM11। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलो आगे बात करते हैं। अब जो अपन ने पहला पैरामीटर तो डिस्कस कर लिया पूरा, और वो पहला पैरामीटर है जिसका नाम है, ऊपर देख लो, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आपने क्या करा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कंप्लीटली डिस्कस कर ली। चलिए अब हम दूसरे पैरामीटर की बात करते हैं, सेकंड पैरामीटर। और जो सेकंड पैरामीटर है वो है हमारे पास फेज कांस्टेंट। चलो बात करते हैं फेज कांस्टेंट की। इधर गया फेज कांस्टेंट, ये रहा। तो सेकंड हेडिंग दो, फेज कांस्टेंट, सेकंड पैरामीटर, फेज कांस्टेंट। देखो फेज कांस्टेंट क्या होता है। इफ इसको निकालने के लिए हमें अटेन्यूएशन पार्ट जीरो मानना पड़ता है, तभी फेज निकलता है। तो मान लो अटेन्यूएशन जीरो कर दिया अपन ने, तो जो गामा बचा ना, वो कितना बचा, आयोटा बी बच गया बस, आयोटा बीटा। और बीटा आपको बताइए, ऊपर आपने निकाल ही लिया, तो कोई इशू है ही नहीं उसमें, ऊपर निकाला हुआ है आप लोगों ने बीटा। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, अब जब इसको आप बाहर निकाल लोगे, तो गामा जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, गामा जी इसको बाहर निकाल लो तो ये कितना हो जाएगा, गामा जी इज इक्वल टू, नॉर्मली ये हो जाएगा आयोटा बीटा जी बोल सकते हो इसको। ठीक है। एंड यू कैन से दैट ऑल्सो आयोटा ओमेगा, ये बाहर निकाल लो तो अंडर रूट म्यू। ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, अंदर कितना बचेगा, 1 माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास kx² प्लस ky² अपॉन ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। ठीक है। ऊपर आ जाओ वापस से, kx² और ky² की वैल्यू ऊपर देख लो क्या है, ऊपर देख लो kx² ky² की वैल्यू क्या क्या थी। ठीक है। इधर देख लो, kx² प्लस ky² का वैल्यू था हमारे पास ओमेगा c² और म्यू एप्सिलॉन। ये दिख रहा है ना आपको, इस वाली इक्वेशन में दिख रहा है, तो ये वैल्यू नीचे पुट कर दो। ठीक है। तो नीचे आ जाओगे तो ये कितना बचेगा हमारे पास, गामा जी इज नथिंग बट इट इज द आयोटा ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन एंड अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा सी म्यू अपॉन ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। तो ये कितना बच जाएगा अल्टीमेटली, आयोटा ओमेगा अंडर रूट म्यू, यही फेज कहलाता है क्योंकि इससे से बीटा निकलता है। अब इसमें जो आयोटा का मल्टीपल है वो फेज हो जाता है ना बेटा, तो ये निकल गया फेज बस, ये हो गया फेज, एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ सी, सॉरी एफ स्क्वायर है ना, तो एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर इज द फेज। तो ये फेज का फॉर्मूला हो गया, बिकॉज गामा जी इक्वल टू आयोटा बीटा होता है, तो बीटा जी इक्वल टू फेज अल्टीमेटली। ठीक है। नाउ द रिलेशन बिटवीन द गामा एंड गामा जी। नेक्स्ट जो चीज आपकी नंबर 3 है वो है, आप लोगों ने गामा का स्टडी कर लिया, आप लोगों ने गामा जी का स्टडी कर लिया। अब हम देखते हैं गामा और गामा जी में रिलेशन क्या होता है। द रिलेशन बिटवीन गामा एंड गामा जी, द रिलेशन बिटवीन गामा एंड गामा जी। चलिए इसका स्टडी करते हैं फटाफट से। सारे फॉर्मूले आपको बताइए। सो प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा जी
प्रोपगेशन कांस्टेंट gamma g differs from the intrinsic propagation constant, differs from the differs from intrinsic propagation constant, intrinsic propagation constant मतलब गामा जिसे अपन बोलते हैं, दोनों से डिफरेंस होता है। और डिफरेंस जो होता है दोनों में वो ये होता है, गामा जी इज नथिंग बट गामा जी का स्क्वायर इज इक्वल टू इंट्रिंसिक प्रोपगेशन कांस्टेंट प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर नॉर्मली इसे हम बोलते हैं। याद रखना इस चीज को, ये रिलेशन होता है दोनों के बीच में ना। अब ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर को हम लोग नॉर्मली ऊपर ऊपर ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कैसे करते हैं इसको ना। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको केसी लिख देते हैं। इफ कट ऑफ वेव नंबर जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था, कट ऑफ वेव नंबर इज केसी, ठीक है। अभी हम लोगों ने ऊपर ही डिस्कस किया था केसी के बारे में, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाली थी ना मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में ना। तो इसको ऐसे भी देते हैं, के सी स्क्वायर इज नथिंग बट के सी स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस, फिर के सी का फॉर्मूला वही होता है, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, के सी बराबर होता है ओमेगा सी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर नॉर्मली, सॉरी के स्क्वायर, वही फेज वेलोसिटी की फॉर्मूला वी बराबर ओमेगा अपॉन के होता है। तो के सी बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा, उससे निकल जाता है ये। चलो ठीक है, आगे बढ़े इसमें। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास गामा जी स्क्वायर इज नथिंग बट गामा स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ठीक है। के सी का फॉर्मूला आपको पता ही है ऊपर, दिक्कत है ही नहीं आपको ना। अब गामा स्क्वायर जो है आप लोगों ने ऊपर ही लिखा था, ठीक है। गामा स्क्वायर क्या लिखा था आप लोगों ने, सिंस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, नॉर्मली ये हो जाएगा हमारे पास गामा जी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन प्लस के सी स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो तो गामा इज इक्वल टू जाएगा आयोटा अंडरवुड माइनस बाहर ले लेंगे, आयोटा से पहले इसका आयोटा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस के सी स्क्वायर। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ये दोनों के बीच में डिफरेंस फॉर्म कहलाता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा याद रखना, ये जो गामा जी है ये है प्रोपगेशन कांस्टेंट, और जो गामा स्क्वायर है ना ये होता है इंट्रिंसिक प्रोपगेशन कांस्टेंट। इंट्रिंसिक प्रोपगेशन कांस्टेंट जो होता है ना उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब आपको चाहो तो एक बार फिर देख लो, हम लोगों ने याद है अभी ऊपर ही लिखा था एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर अपन लिखा था प्रोपगेशन कांस्टेंट, तो वहां पे गामा स्क्वायर लिखा था, बट यहाँ पे मैं गामा जी बोलता हूँ उस चीज को, प्रोपगेशन कांस्टेंट को। तो गामा जी प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, और इसी के बराबर मैंने लिखा था के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर के एक्स प्लस के वाई स्क्वायर। अब मैंने इस चीज के नेगेटिव को डिफाइन किया है इंट्रिंसिक प्रोपगेशन कांस्टेंट, तो यू कैन आल्सो से दैट के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर को आप लोग के सी स्क्वायर बोलते हो, इज इक्वल टू के सी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा जी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, क्योंकि गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ही होता है। तो कैसे भी समझ लो इस चीज को, बट ये आनी चाहिए समझ में। तो ये चीज मैंने ऊपर से डिफाइन करी है, दैट गामा जी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर मतलब के सी स्क्वायर। तो ये रिलेशन होता है दोनों में, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे सवाल नहीं आते वैसे आपके, बट प्रॉपर्टी में आता है इसलिए याद रखना पड़ेगा आपको।
सो देर आर 3 केसेस, अब इससे 3 केस बन जाएंगे। सो देर आर 3 केसेस। ये क्वेश्चन आपके एमएससी के एग्जाम में तो नहीं आता। ऑफ ऑफ प्रोपगेशन for the wave in the waveguide, for the wave in waveguide। तो पहला जो केस बनता है, केस नंबर फर्स्ट ये होता है, देयर विल बी नो प्रोपगेशन ऑफ द वेव इन द वेवगाइड। अगर मान लो कोई प्रोपगेशन ना हो, देयर विल बी नो प्रोपगेशन ऑफ द वेव इन द वेवगाइड, ऑफ द वेव इन द वेवगाइड। तो अगर मान लो किसी भी वेव का प्रोपगेशन वेवगाइड में ना होता हो, तो गामा जी बराबर 0 हो जाएगा। दैट इज, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, के सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। दैट इज द क्रिटिकल कंडीशन फॉर द वेव गाइड। मतलब एक क्रिटिकल कंडीशन आ गई, जस्ट बाउंड्री वैल्यू, दैट इज द क्रिटिकल कंडीशन that is the critical condition for the propagation of the waveguide, for the propagation of the waveguide। क्रिटिकल मतलब बाउंड्री वैल्यू क्या होती है, आपको पता ही है ये बात। ओमेगा सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होती है, इज इक्वल टू माइनस का के सी स्क्वायर अपॉन म्यू, यही तो होती है। ये क्रिटिकल कंडीशन है। जब आप ओमेगा टेंस टू ओमेगा सी रख दोगे लाइक, तो ये होता है हमारे पास क्रिटिकल कंडीशन। और आप लोगों ने निकाला भी है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इससे सोल्व करके कि भैया ओमेगा सी स्क्वायर बराबर कितना होता है, माइनस, सॉरी माइनस कहाँ से आ गया, ये माइनस नहीं प्लस ही होगा, ठीक है। क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन में ओमेगा टेंस टू ओमेगा सी होता है, जब आपका वेव प्रोपगेट होता ही नहीं है, उसके बाद ही होता है प्रोपगेट। तो ओमेगा टेंस टू ओमेगा सी पर ही ऐसी कंडीशन आती है जब वेव प्रोपगेट नहीं होती। हाँ, इसके बाद होती है, तो मैंने यही तो लिखा नो प्रोपगेशन कंडीशन, तो इसमें ओमेगा टेंस टू ओमेगा सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन समथिंग, और वही सॉल्व कर लो, के एक्स की वैल्यू रख दो, के वाई की वैल्यू रख दो, ओमेगा सी की वैल्यू रख दो, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू 2 बाई अंडर म्यू एप्सिलॉन अंडर के एक्स स्क्वायर plus ky square। This is called cutoff frequency। Okay, so this is called cutoff frequency, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर ही वो प्रोपोगेट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो यहाँ पर मैंने वही कंडीशन बोली है, देयर इज नो प्रोपोगेशन। ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जब कोई प्रोपोगेशन नहीं होगा वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कंडीशन होती है, उसके ऊपर प्रोपोगेशन होता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के, है ना। नाउ द केस सेकंड ये बात बोलता है, देयर विल बी प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इन द वेवगाइड, there will be propagation of the wave in the waveguide। वो लाइन तो सेम है, चाहो तो लिख लो वरना कोई बात नहीं, ऑफ द वेव इन वेवगाइड, ठीक है। अगर प्रोपगेशन हुआ तो उस स्थिति में ये कंडीशन उत्पन्न होती है कि जो आप फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करवा रहे हो ना, वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। ये बात मैं बाबा बोल रहा हूँ आपको, वेव तभी प्रोपोगेट करेगी जब उसकी फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। मतलब कि ये वाली कंडीशन हो गई हमारे पास, तो गिवन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए।
अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे पास गामा जी जो है वो ऐसा हो जाएगा कि आयोटा ओमेगा अंडरवुड, ये आप लोगों ने बाहर निकाला हुआ था, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे, माइनस के सी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन। ठीक है, और ये भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, केसी की वैल्यू पुट कर दी अपन लोगों ने, ओमेगा सी स्क्वायर, ये हम लोगों ने ऊपर ही पुट कर दी ना, ओमेगा सी स्क्वायर, और म्यू एप्सिलॉन सोल्व किया था, इसको ऊपर ही सोल्व किया था हम लोगों ने। तो ये था हमारे पास, ऊपर सोल्व किया था तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो ये सीधा लिख दो आप लोग, 1 - एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर। तो ये वो कंडीशन है जब वेव प्रोपोगेट करेगी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ही लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, और मैंने आपको कहा भी था ये आयोटा बीटा के जी की फॉर्म में होता है, तो आप लोग चाहो तो कंपेयर करके फेज भी निकाल सकते, दिस इज द फेज। जब वेव प्रोपोगेट करेगी तभी तो फेज आएगा उसका, तो ये उसका फेज आ गया, 1 - लाइक दिस। अब मान लो वेव प्रोपोगेट ना करे, अटेन्यूएट करे, अटेन्यूएशन कंडीशन क्या हो जाएगी, रुकने वाली, रुकावट वाली कंडीशन। तो केस सेकंड, केस थर्ड, मतलब वेव चल रही है बट चलने के बाद उसमें कुछ रुकावट उत्पन्न हो रही है, दैट इज कॉल्ड अटेन्यूएशन। द वेव विल बी अटेन्यूएट, द वेव विल बी अटेन्यूएट। अब सुनो, अटेन्यूएट इसका मतलब ये होता है वेव को चलना है बट वो चल नहीं पा रही है, तो उस स्थिति में ये होता है बेसिकली अटेन्यूएशन वाली कंडीशन में, अटेन्यूएट वाली कंडीशन में, कि जो गिवन फ्रीक्वेंसी है ना वो कट ऑफ से कम होती है, उस स्थिति में वेव का क्या होता है, अटेन्यूएशन होता है। मतलब चलना होने, जैसे मान लो एक गाड़ी है, आपकी कार खड़ी है, तो कार बंद पड़ी है, कार चल ही नहीं रही है, वो तो कंडीशन है कट ऑफ वाली। अगर आपने एक्सीलेटर दिया उसका, तो वो प्रोपोगेशन कंडीशन है। बट खड़ी कार में ही आपने ब्रेक लगा रखा है, तो बेचारी तो चाह कर भी नहीं चल पाएगी, तो ब्रेक लगाने वाली कंडीशन है ये अटेन्यूएशन। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा बेसिकली, गामा जी, अब जी छोटा हो गया ना बेटा, तो ये छोटा हो गया, तो उस स्थिति में आपको उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा इन द सेंस ये है कि माइनस बाहर निकाल लो इससे, तो माइनस बाहर निकाल दो, एक और आयोटा आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा अंडरवुड, और आप लोगों ने माइनस बाहर निकाला है तो यहाँ कितना बच जाएगा, एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर -1। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे अल्फा लेके आता, दिस इज द अल्फा अटेन्यूएशन कांस्टेंट, क्योंकि रियल पार्ट जो होता है वो अल्फा होता है, इमेजनरी पार्ट जो होता है वो फेज होता है, तो मुझे इस गामा का अल्फा लेके आना है। अल्फा मतलब रियल पार्ट, तो रियल पार्ट तभी आएगा जब आप इस इक्वेशन में से एक और माइनस बाहर निकाल लोगे, और वो माइनस बाहर निकालते आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और वो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, दैट इज द अटेन्यूएशन। तो ये तीनों केस हमारे पास खत्म हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी, वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऊपर देख लो अपन ने कितनी प्रॉपर्टी की बात कर ली, ये अपनी शायद प्रॉपर्टी नंबर 3 थी ना, इज द प्रॉपर्टी नंबर 3। अब हम लोग फोर्थ की बात करते हैं कि वेव्स की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है। तो केस फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज द ग्रुप वेलोसिटी फॉर द वेव, ग्रुप वेलोसिटी फॉर द वेव। तो वेव की ग्रुप वेलोसिटी की बातें करेंगे हम, है ना। तो ग्रुप वेलोसिटी बराबर नॉर्मली क्या होता है, ओमेगा अपॉन बीटा जी, प्रॉपर फेज शिफ्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ग्रुप का। तो ये ग्रुप वेलोसिटी जब बात करेंगे तो ओमेगा अपॉन, ऊपर आपने बीटा जी की वैल्यू निकाली थी, अंडरवुड म्यू समथिंग अंडरवुड 1 - एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर, सॉल्व कर लो, ओमेगा से ओमेगा कट गया, 1/अंडरवुड म्यू फेज वेलोसिटी या वेलोसिटी कहलाती है, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी अपॉन अंडरवुड 1 - एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर, जहाँ पे वी फेज वेलोसिटी होती है, फेज वेलोसिटी जिसका फॉर्मूला 1/अंडरवुड म्यू एप्सिलॉन, ये आपको पहले भी डिफाइन किया था मैंने। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज इम्पिडेंस। इम्पिडेंस और समझ लो, ये था अपना फोर्थ नंबर पॉइंट, दैट इज अपना द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज द इम्पिडेंस। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है किसी वेव की, इम्पिडेंस। ये इम्पिडेंस आप लोगों ने
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा एमएससी प्रीवियस के अंदर। तो इम्पीडेंस क्या होता है बेसिकली, ये फॉर्मूला शायद आपका फेमिलियर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, ये अपन लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं लास्ट ईयर एमएससी प्रीवियस के अंदर। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेगेटिव में ई वाई अपॉन एच एक्स। अब ये ई वाई एच एक्स जो है ये आपको फील्ड कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब आपको पता नहीं कितने याद होंगे फील्ड कंपोनेंट्स, अपन ने मैंने कहा था याद कर लेना इनको। तो अगर आपको याद है तो ये फॉर्मूले होते हैं शायद जे मतलब आयोटा ओमेगा म्यू अपॉन एच स्क्वायर, और ये था एन पाई बाई बी ए कोस एम पाई एक्स अपॉन ए। ये सब टीएम मोड की बात कर रहा हूँ मैं, टीएम मोड के फील्ड कंपोनेंट्स ही है। साइन एन पाई वाई अपॉन बी, आप ऐसे ही टीई मोड में भी लिख सकते हो ना, ये तो मैं टीएम मोड में लिख रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। आप टीई मोड में भी यही काम कर सकते हो सेम। ये डिपेंड करेगा आपके मोड के ऊपर कि आप कौन से मोड में ले रहे हो। तो ये हो जाएगा एन पाई बाई बी ए कोस एम पाई एक्स अपॉन ए साइन एन पाई वाई अपॉन बी एक्स माइनस गामा। सब कुछ कट जाएगा, कटने में तो साइन से साइन, कोस से कोस, ए से ए, एक्सपोनेंशियल से एक्सपोनेंशियल, एन पाई से एन पाई, बस ये ऊपर वाली लास्ट दो चीजें बच जाएगी। तो गामा जी जो बचेगा वो लिख दे रहा मैं, आयोटा ओमेगा म्यू, ये एच कट से एच कट भी कट जाएगा, केवल इतना बचेगा, ठीक है। इसको अगर हम ग्रुप वेलोसिटी की फॉर्म में लिखते हैं तो ये गामा जी है, तो ये हो जाएगा आयोटा ओमेगा म्यू अपॉन गामा जी। गामा जी आप लोगों ने सोल्व कर रखा है प्रोपगेशन के लिए, तो इसका वैल्यू आप लोग लिख सकते हो आयोटा बीटा जी। आयोटा से आयोटा करके तो ओमेगा म्यू अपॉन बीटा जी बच जाएगा बस। अब ये बीटा जी का वैल्यू आप लोगों ने ऊपर ही लिखा था थोड़ी देर पहले, है ना, तो बीटा जी का वैल्यू ऊपर से लिख दो फटाफट से। तो ये हो जाएगा ओमेगा म्यू अपॉन बीटा जी का वैल्यू कितना है, ओमेगा अंडरवुड म्यू एप्सिलॉन अंडरवुड 1 - fc² अपॉन एफ स्क्वायर। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर एक म्यू बच जाएगा अंडरवुड म्यू और नीचे एप्सिलॉन। ओके, और क्या बचा 1/√1 - f² अपॉन fc²। डायमेंशन मैच कर रही है ना। शायद आप लोगों ने एमएससी प्रीवियस के अंदर ये चीज पढ़ी थी, जेड इम्पिडेंस इज इक्वल टू अंडरवुड म्यू अपॉन एप्सिलॉन, यही तो होती डायमेंशन। तो डायमेंशन मैच कर रही है अल्टीमेटली। ये तो फेज है, ये तो कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। जो भी डायमेंशन है वो इसकी डायमेंशन है, और ये एमएससी प्रीवियस में आप लोगों ने बखूबी पढ़ा हुआ है इस डायमेंशन को। नॉर्मली एमएससी प्रीवियस में इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक इम्पिडेंस, ठीक है, ये एमएससी प्रीवियस होता है। नाउ इंट्रिंसिक इम्पिडेंस, इसका एक संकेत आप लोग कभी जेड लिख देते हो और कहीं ईटा लिखा हुआ है, इसको तो ईटा लिख देते हैं, इंट्रिंसिक इम्पिडेंस जो एमएससी प्रीवियस में आता है। तो जेड जी ग्रुप इम्पिडेंस जो है उसका, वो अपॉन अंडरवुड 1 - fc² अपॉन f², इससे भी आप लोग लिख सकते हो। ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब लास्ट चीज, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, फाइनल एंड लास्ट। ये कहाँ तक आ गए हम लोग, फिफ्थ तक आ गए ना। मतलब लास्ट प्रॉपर्टी वो लिख लो इसकी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड गाइड वेवलेंथ। गाइड वेवलेंथ मतलब कि जिस वेवलेंथ से आपकी वेव प्रोपोगेट करती है, कट ऑफ वेवलेंथ तो वो है जिससे कम पे, जिससे कम पे ही प्रोपोगेट कराना है वेवलेंथ में। तो ये गाइड वेवलेंथ जो होती है ना, वो कट ऑफ वेवलेंथ से कम ही होती है। तो गाइड वेवलेंथ का फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन, यहाँ पे आप लोग लैम्डा इज 2 पाई अपॉन के लिखते हो, के मतलब प्रोपोगेशन। यहाँ पे प्रोपोगेशन जो है वो बीटा जी बताएगा प्रोपोगेशन। एल्फा तो टेंजेंट को बताएगा, बट बीटा जी प्रोपोगेशन को बताएगा। तो गाइड के अंदर अगर कोई वेव प्रोपोगेट हो रही है तो उसकी वेवलेंथ लैम्डा जी कहलाती है। जो वेव गाइड के अंदर प्रोपोगेट होती है वो लैम्डा जी कहलाती है। लैम्डा सी कट ऑफ वेवलेंथ है, मतलब कट ऑफ वेवलेंथ पे तो आपकी वेव प्रोपोगेट कर ही नहीं सकती है। कट ऑफ वेवलेंथ से कम ही होनी चाहिए वेवलेंथ, तभी करेगी प्रोपोगेट, कट ऑफ पर नहीं करेगी। फ्रीक्वेंसी न्यू सी से ज्यादा होनी चाहिए और वेवलेंथ लैम्डा सी से कम होनी चाहिए। तो ये लैम्डा जी वही चीज है।
करो इसको सॉल्व। 2 पाई अपॉन ओमेगा हो गया, तो लेमडा जी कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/√, ये कितना होता है, फेज वेलोसिटी हो जाएगा, ये तो 1/√, म्यू एप्सिलॉन। और आप चाहो तो इसको लिख सकते हो एफ। 2 पाई अपॉन ओमेगा बराबर क्या होता है, एफ होता है। ये हो जाएगा अंडरवुड, ये रुको, ये 1/, में ना अंडरवुड, इसको 1/, में रहने दो, 1/√FC² अपॉन F²। नॉर्मली क्या होता है, V/F को हम लोग बोलते हैं लेमडा अपॉन √1 क्योंकि यही वही फॉर्मूला है, V बराबर न्यू बराबर C/लेमडा होता है ना, इसी फॉर्मूले से लिखा है। अब यहाँ पे न्यू बोल दो चाहे एफ बोल दो, फ्रीक्वेंसी होती है तो, ठीक है ना। तो ये उससे हो जाएगा। अगर वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी के अप्रोक्स नहीं है तो फिर भी लिखना पड़ता है सी की जगह। चलो भाई, ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, दिस इज द व्हाट आई एम सेइंग, खत्म काम। अब इसके बाद हम लोग करेंगे कल, ये सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, प्रॉपर्टीज का एक सवाल था जो कंप्लीट है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज के बाद अब कल कुछ और पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं वो देख लेंगे एक बार, ठीक है। फिर बाकी हम लोग कल मुलाकात करते ही हैं।